अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि कल से सबकी नजरें लगी हैं अरसलान इफ्तिखार केस पर, क्योंकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने ही बेटे के खिलाफ इस केस की समाअत कर रहे हैं। शायद सब ये अब देखना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस इस केस का क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने भी अब दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर उनका बेटा भी मुजरिम साबित हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने केस के फैसले तक बेटे को अपने घर से भी बेदखल कर दिया है। उधर अटॉर्नी जनरल ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि चीफ जस्टिस अगर बेंच से अलहदा ना हुए तो रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। ये केस क्या किसी को बदनाम करने की साजिश है या कुछ और, इसका हतमी फैसला तो अदालत ने तमाम तर शवाहिद को मद्देनजर रखकर ही करना है। तहम किसी भी कीमत और कुर्बानी पर इंसाफ और सच का साथ देना ही इंसानियत की अजमत की दलील है। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे फाटा की, जो कि 7 एजेंसियों पर मुश्तमिल वो बदकिस्मत इलाका है जहां पर लोग अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाके में शिद्दत पसंदी का राज है। आज हम आपको बताएंगे कि फाटा में स्मगलिंग का कारोबार किस तरह से उरूज पर है, किस तरह से चमक रहा है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इसके लिए फाटा किस कदर एक मुनाफा बख्श इलाका बन चुका है। यहाँ पर किस तरह अपने लोगों के हुकूक का गला घोंट कर जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। इस पर आज हम बात करेंगे। और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि कबायली इलाकों को मुल्क के जो दूसरे हिस्से हैं आप क्या समझते हैं, इनसे कैसे जोड़ा जा सकता है। इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल करके अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब और काजी साहब से आज के दिन की खबरें लेंगे। टेक अ ब्रेक। खुशामदीद। आज की और हम खबरें क्या हैं, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, खबर का पस मंजर क्या है, ये जानेंगे समी साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, सबसे पहले मैं ईरान की उस ऑफर और पेशकश की बात करूंगा जो कल अखबारों में भी आई। उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि अब जो आपके अंदर पाइपलाइन है वो भी हम बना के देने को तैयार हैं, मगर हम खौफजदा हैं, अमेरिका का प्रेशर भी है। और इससे पहले हमारा बहाना ये था कि हमें डोनर्स पैसे नहीं दे रहे। अब ये मसला भी ईरान ने हल कर दिया। करीबन 800 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो भी देने को तैयार है। तो अब डिसीजन हम देखेंगे हमारी खारजा पॉलिसी कितनी आज़ाद है। एक वो है जो पेनेटा साहब कल कह रहे हैं हम ड्रोन मारते रहेंगे, एक हमें ये पाइपलाइन देना चाहते हैं, तो व्हाट वुड बी आवर चॉइस, ये खबर का मैं चर्चा करूँगा। और दूसरी बड़ी अच्छी खबर सामी साहब कि 70 साल की तगोदो के बाद डेंगू वायरस की वैक्सीन जो है वो फ्रांस में ईजाद हो गई है और वो तकरीबन 2015 में मंजर आम पे आ जाएगी। तकरीबन 100 मिलियन आदमी सालाना इससे हिट होता है, 20,000 आदमी मारे जाते हैं इसकी वजह से। तो ये एक अच्छी खबर थी इस बड़े अजीब से और बुरे से ऐद में। और शाजिया इसके बाद मैशियत के माज पे ये भी आलमी हवाले से बात करेंगे कि बिकॉज इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। जर्मनी जो दुनिया की चौथी बड़ी और यूरोप की पहली बड़ी मैशियत है, वहाँ के बैंक्स को भी डाउनग्रेड कर दिया है मूडीज़ ने, और उसमें उनका दूसरा बड़ा बैंक भी शामिल है, जिससे ये लगता है कि जो यूरोपियन कंटेजियन जिसे कहते हैं, जो मुतद्दी माशी बीमारी है, ये गागा और धीरे धीरे फैलती हुई अब सबको लपेट में ले रही है। स्पेन भी इसकी लपेट में आ चुका है। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, तारीख एक अजीब अंदाज में रकम हो रही है उन इलाकों में। इस पर बात करेंगे। और शाजिया फिर वही बात, खुदकुशियाँ इतनी बढ़ गई हैं। कराची में कल एक नौजवान ने प्रेस क्लब के सामने अपने आप को आग लगा ली, 90% वो बर्न हो गया। 54,000 का उसने कर्जा लिया था, 3 लाख का उस पर सूद बन गया था, उसके पास और कुछ नहीं था। और इस तरह से हम तलफ कर रहे हैं अपनी आबादियों को। इसी के साथ जुड़ी हुई खबर, डीजी खान में एक मेहनत कश अपने बच्चे लेके खोसा हाउस पहुंच गया और उसने कहा हुजूर मेरे बच्चे भी ले लें और इनको कम से कम आप रोटी दे दें। तो ये वो उनकी ज़ाहिर है हवेली और कोठी में गया होगा ये मेहनत कश अपने बच्चे लेके। इसकी खान की बात करेंगे। और एक और बड़ी दिलचस्प खबर, शाजिया, एक डच कंपनी ने ये कहा है कि वो 2023 में मरीख पे आबादियाँ बनाएगी। अच्छा। और उसमें अभी तो ये साइंस फिक्शन लगती है, मगर उनका ये कहना है, और उसमें एक साइंसदान भी है जैसे नोबेल प्राइज वगैरह को मिला है कुछ, वो कह रहे हैं जी ये मुमकिन है और ये 1 वे टिकट होगा और यहाँ से वो आबादियों को वहाँ लेके जाएंगे। मगर मैं सोच रहा था, पहले तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ ये खबर पढ़ के, मगर मैंने सोचा कि ये जो ज़मीन पे हम सब कुछ कर रहे हैं अब ये मरीख पे भी करेंगे, फिर हम बत्ते वालों को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ भी कुछ पेनेटा ऐलान करेगा कि हम ड्रोन मार के आबादियों को तलफ करेंगे। हो सकता है क्या ये सब कुछ ना। मैं ये सोच रहा हूँ अच्छी खबर आने की उम्मीद नहीं है। और मैं ये हैरान हूँ कि ये 2023 तक इंतजार कैसे करेंगे, ये तो फौरी हल जाते हैं। ये इसको सोचें जरा कि इस सोसाइटी और समाज और अल्लाह की जो उजली कायनात है इसका क्या असर कर दिया।
हम जराइम पेशा लोगों के जुर्मों का जवाब पेश करते हैं रोज़ यहाँ बैठ के, हम मरीख पे भी यही करेंगे। तो मेरे ख्याल में अल्लाह की सुजली कायनात में गंद ना डालें, यहीं बैठे रहें। ये है चंद खबरें जिन पे बात यानी तरक्की का रास्ता रोक दें, मरीख पे जाने की जरूरत नहीं है, इंसान को यहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पसंदीदा जो जराइम उनका पेशा है मतलब कहीं है वहाँ भी अगर ना वहाँ पहुँच जाए। जाने तो जराइम से पाक होकर जाएं। जी समीर अच्छा, साहब इन्होंने आपके जिक्र पास। किया लियोन पनेटा साहब का कि वो उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने कल एक इंडिया में स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमले जारी रहेंगे और जो 9/11 के मंसूबा साज हैं वो अभी तक फाटा में हैं। और साथ जो उन्होंने एक सिग्निफिकेंट बात कही कि अमेरिका चाहता है कि भारत अफ़गानिस्तान में एक बड़ा किरदार अदा करे, यानी जो पहले एक मलफूफ अंदाज में बातें की जाती थी अब तो बिल्कुल खुलकर उन्होंने कह दिया। इसके साथ ही एक अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि बुनियादी मकसद जो है ड्रोन हमलों का वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना है ताकि नेटो सप्लाई को खुलवाया जा सके। साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये जो फ़ैसला था नेटो सप्लाई की बंदिश का, ये प्रेसिडेंट जरदारी और जनरल कियानी ने मिलकर किया था। बुनियादी तौर पर ये फैसला जनरल कियानी का था और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है पाकिस्तान की उन्होंने उनकी सपोर्ट की, लेकिन उस अखबार का ये कहना है कि शायद पाकिस्तानी हुकाम से कैलकुलेशन में गलती हो गई। उनका ये ख्याल था कि वो अमरीकी हुकाम को इस मामले पर दबाव में ले लेंगे, असरअंदाज हो सकेंगे, लेकिन वो असरअंदाज नहीं हो सके। इसके अलावा शाजिया, अगर हम मुल्की सियासत पर नज़र डालें तो वो जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी सियासत में, वो उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर और इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर-ए-आज़म को फिर दोबारा इज़हार वजूद के नोटिस, तौहीन अदालत के नोटिस भेज दिए गए हैं, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद वही जो सियासी एक गैर यकीनी सूरत हाल है उसमें इजाफा होगा और फोकस मीडिया का भी इन्हीं खबरों पर होगा। अवाम जो इस वक्त जिस आग में जल रहे हैं उन पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं होगी और अवाम की हालत ये है कि मियाँ वाली से ये खबर आई है कि एक वहाँ पर जागीरदार ने, एक ज़िम्मेदार ने, एक बासर आदमी ने अपने एक मुलाजिम को काजी साहब सिर्फ इसलिए उसको उस पर तशद्दुद किया कि उसको ये शक था कि इसने उसके 500 रुपये चुराए हैं, सिर्फ शक पर और इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारा जान बाग हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। और फिर जब उसके वर्सा ने और इलाके के मकामी लोगों ने इस पर एहतजाज किया, पुलिस आई तो DSP साहब ने मस्जिद में बैठकर ये हलफ दिया कि वो इसका FIR इसकी दर्ज करेंगे। लोग मुंतशिर हो गए, लेकिन आज सुबह मेरी अपने नुमाइंदे से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि अभी तक पुलिस ने FIR नहीं काटी। फिर इसी तरह की एक और ख़बर आई है बलवाल से कि वहाँ पर एक शख्स की 2 बच्चियाँ थीं, वो अगवा हो गई तो उसने यानी गायब हो गई तो उसने उनका पर्चा वहाँ जो इमाम मस्जिद थे उन पर करवा दिया, लेकिन कोई तकरीबन 6 हफ्ते के बाद वो बच्चियाँ उसी शख्स के भाई के घर से बरामद अपने चचा के घर से, अपने चचा के घर से। तो ये पता चला कि ये को आपस में स्कोर सेटल करना था उन्होंने इमाम मस्जिद साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने पुलिस को भी इस्तेमाल किया और अपना वो एक ऐसा, देखिए ये वो वाक़यात हैं जिनसे हमारे जो मजहबी अकाबरीन है, बुरी बातें भी होती हैं लेकिन एक वो उनको एक जैसे कहते हैं हम लाफिंग स्टॉक बना देते हैं और उनकी जो एक पूरे इंस्टीट्यूशन पर उससे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है। और फिर आखिर में अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कोहिस्तान से अपने नुमाइंदे से कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में वो जो 5 लड़कियां हैं, 2 जो लड़के थे डांस करने वाले उस वीडियो में, उनका ये दावा था कि लड़की को कत्ल कर दिया गया। हुकाम ये कह रहे थे कि वो कत्ल नहीं किया गया। शाम तक तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सके थे, आज वहाँ पर जो लड़कियों को लेने के लिए गए थे। अब वजारत दाखिला जितनी सच्ची है वो हम सब जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर दूध का दूध पानी 1 बजे तक ऑर्डर दिया हुआ है। हाँ जी, 1 बजे तक ऑर्डर किया गया कि 5 खवातीन को अदालत में पेश किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे अरसलान इफ्तिखार केस की, लेकिन इससे पहले मुझे बताया जा रहा है कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, आबिद भट्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। काफी दिनों बाद खाल मिली है, तो मेरा पहला तो बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो वो काम, अगर कोई बंदा सही काम करना शुरू करे तो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस बंदे ने जो है ना अच्छा काम करना शुरू किया है। हम लोग जो है ना चीफ जस्टिस के पीछे पड़ गए हैं। हमारे जो साहबा कराम थे उन्होंने भी अपने बेटों का केस लड़ा है, सही, तो इसमें चाहिए कि हमें जो है ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा, समी भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि समी भाई जो है ना माशाल्लाह मुझे कोई काफी अच्छे जियाले लगते हैं। मैं भी बहुत बड़ा जियाला हूँ। इन्होंने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले एक प्रोग्राम में भट्टो साहब को अच्छा डिफेंड किया था, लेकिन हम जो है ना वो भट्टो साहब के जियाले हैं।
अब हमें पाकिस्तान के जाले होना चाहिए। ये वो पार्टी नहीं है, ये तो चोरों की पार्टी है। इनसे जो है ना हम लोगों को जो है ना लोगों को बताना चाहिए कि ये सब जितने इस वक्त जितने सियासतदान जो है ना कुर्सियों पे है, सब चोर है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबिद आपका। कायद साहब, कल से हम बात कर रहे हैं अरसलान इफ्तिखार केस का बड़ा चर्चा है। वाकई हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, मीडिया भी इस बात को काफ़ी हाईलाइट कर रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। हाँ जी लेकिन मसला ये है कि कानून और इंसाफ को अगर देखा जाए तो ये बात उन्होंने साबित की है कि कानून के लिए सब बराबर है। उन्होंने अपने बेटे को कटहरे में लाकर खड़ा किया। शाजिया, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। ये दो तीन तरीके होते हैं किसी चीज़ को टेकअप कर लो। एक तरीका तो ये है कि मैं चीफ जस्टिस साहब का मैथी बन जाऊँ। हाँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं जो है वो मलिक रियाज साहब का मैथी बन जाऊँ। हाँ। एक तरीका और भी है जो जर्नलिज्म का मनसब है। इसे मैं बड़ी दिलचस्प अंदाज से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये अफशाक ऐद है, ये जो है एज ऑफ एक्सपोजर्स है। एक ज़माना था जब हम कवर करते थे तो जितने ये तारीख के किरदार हैं, इनकी बात होती थी इनकी वफात के बाद या इनके इक़्तिदार से चले जाने के बाद। तो अच्छी बात यह है कि ये इश्यूज़ इनकी मौजूदगी में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक हद तक, किसी हद तक हम इसे कह सकते हैं कि एक बलोगत आई है, चाहे वो मीडिया हो और सियासत में। तो मुझे बड़ी मायूस जिस तरह ये भी आबिद भट्ट साहब वहाँ से बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि वो कोई और पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, ये कोई और पार्टी है। ये डिस्टिंक्शन हम इसी पे बात करते हैं। अब सारा केस और हर चीज़ अवाम सुन चुके हैं। रात को टीवी के टॉक शोज पे भी लोगों ने देख लिया होगा कि खुल के बातें सामने आ गई हैं। क्या अब सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा अनडिनाएबल पहुंचता है, ऐसा सबूत एविडेंस अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ या नहीं पहुंचता? उसके बाद और बहुत से सवाल उठे हैं इस हवाले से। समी साहब, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवाया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जैसे कि कल अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया अगर आप बेंच से अलहदा नहीं हुए तो हम रेफरेंस भिजवा देंगे। देखिए, बात यह है कि काजी साहब ने एक बड़े संजीदा अंदाज में ये बयान करने की कोशिश की है कि या तो हम चीफ जस्टिस साहब के हमायती हो जाएं या हम दूसरे मलिक रियाज के हमायती हो जाएं। हमें किसी का हमायती नहीं होना, लेकिन जो एक इशू है लेकिन हम होते हैं तो उस पर हमें एक पोजीशन तो लेनी है ना। अगर हर आदमी ये कहे कि मैं किसी मामले पर कोई पोजीशन ही नहीं लेता तो मामला कैसे हल होगा, मामला किस तरफ जाएगा? आपने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो इस मामले पर रेफरेंस भेज सकते हैं। तो एक कन्फ्रंट्रेशन मुल्क में बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब का क्योंकि अपना साहबजादा इसमें है तो उनको इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो इशू है ये कोई सारी जो इल्ज़ामात है ये दर हकीकत चीफ जस्टिस साहब के अपने उनके खिलाफ है। यानी अरसलान साहब जो उनके बेटे हैं उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। वो तो ये कि उनकी मां पर पैसे लिए बेसिकली तो इल्जाम ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब के फ्रंटमैन की हैसियत से काम कर रहे थे। जो इल्जाम है कि जी उन्होंने ये कहा कि मैं मुकदमे ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा तो पैसे मैं पकड़ रहा हूं। तो अब ये इल्जाम तो चीफ जस्टिस पर है। तो अब मसला ये है कि जिस पर इल्जाम हो वो खुद मुनसिफ बन जाए। ये तो एक ऐसी बात है, जब मैं आज मैं नहीं बात कर रहा, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया देख के आया हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स वॉच के जो डॉक्टर दयाल हसन है पाकिस्तान के, उनकी स्टेटमेंट छपी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो मामलात हैं अदलिया के हवाले से वो बेहतर हैं। लेकिन उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की है अनचेक्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, एक तो उन्होंने ये बात की और दूसरा उन्होंने बात की कि ये जो सारा मामला है उसने एथिकल क्वेश्चन रेज कर दी है। चीफ जस्टिस साहब ने जो अपने बच्चे का फैसला मुकदमा खुद सुनने का फैसला किया उससे पाकिस्तान की नेक नामी में कोई इजाफा नहीं हुआ। उसमें जो दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो चीज़ फिट नहीं आती और इस कन्फ्रंटेशन को खत्म करने के लिए उनको चाहिए कि वो अपने आप को बेंच से अलग हो जाए। इस पे मैं थोड़ी इन्होंने जो बात की थी, देखिए बात ये है, इन्होंने कहा कोई पोजीशन लेनी पड़ती है। कौन सी पोजीशन? मुद्दई की या मुद्दा लय की? एक साथी को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? उस दिन पाकिस्तान की नेकनामी हुई थी जिस दिन कहा था इम्यूनिटी हासिल है, आर्टिकल फला फला, इनको टच मत करें। मैं ये कहता हूं कि ये बातें ना करें। ये कहें कि उस इम्यूनिटी वाली शेख को भी निकालो। ये कहें कि जनाब सीजे साहब जो है वो ना सुने, उनका बेटा ना करें। यहां प्रॉब्लम क्या हो गया? यहां प्रॉब्लम सहाफत का सबसे बड़ा अजाब यह बन गया है कि हम लॉबीज को डिफेंड करना शुरू करें। हम अवाम के, जब आप लॉबीज को डिफेंड करते हैं तो आप इग्नोर किसे कर रहे हैं? अवाम को। और मैं एक और भी आपको बात बता दूं, मेरी जो पोजीशन है मैं इसको दोबारा स्टेट कर देता हूं। ये मेमो देख लिया आपने, उसके बाद आपने वो देख लिया ड्रामा इससे पहले जो हुआ था। किधर गए वो केस? कहां गए? उनके क्या मतलब निकले, क्या मानी निकले? आज मैं फिर पूछता हूं अवाम के एक हकीर से नुमाइंदे के तौर पर, इसका क्या नतीजा निकलेगा? हम देख रहे हैं और अवाम भी देख रहे हैं। किन बातों में उलझा के रखा हुआ आपने? रोज नया खेल, एक रोज नया चला देते हैं, फिर वो फिजल होता है, धुंधला जाता है हवा में, फिर एक नई कहानी। और नीचे क्या हो रहा है?
वो समी साहब भी कहते हैं और मैं भी जानता हूँ, नीचे जो बर्बादी है मैशत की, आम इंसान की, खुदकुशियाँ हैं, तो ये कर लें जल्दी जल्दी। कब निपटाएंगे आप? पिछले 5 सालों से तो यही हो रहा है। सदर साहब की इम्यूनिटी है नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं किबला वो जो हैं वो उनको सजा हुई है नहीं हुई, जीरो, कोई इसका ताल्लुक नहीं है इंसान की आम जिंदगी से, और रोज बैठ के हम इसको चलाई जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। नहीं जी सीधी साहब ठीक है, नहीं जी सदर साहब ठीक है, सीधी साहब गलत है, सदर साहब गलत है। खुदा कोई मीनिंगफुल डिबेट इनिशिएट करें और आवाम की तरफ से इन हुक्मरानों से एक सवाल करें कि ये अपने धंधे खत्म कर लें जल्दी जल्दी, और आपके जो आईनी फरीजे हैं हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने के, उसमें आप अटरली नाकाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ी आपने बात की, मुझे ये बताएं कि ये जो मामला सारा चीफ जस्टिस साहब वाला है, ये मीडिया ने शुरू किया? नहीं, मीडिया ने शुरू, मैंने कब कहा मीडिया? आप अजीब एक बात करते हैं, मैंने कब कि ये मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये जो हुक्मरानों ने रोज एक इशू हमारे ऊपर इंपोज कर देते हैं, अब इसकी लड़ाई होगी, अब उसकी लड़ाई होगी, फिर हमारे रोंगटे खड़े और हम देखते देखते चले जा रहे हैं। एंड व्हाट इज देयर रियल फंक्शन, व्हाट इज द क्या फंक्शंस हैं अदालत, सारे पिलर जो रियासत के हैं, क्या आवाम से उनका लेना देना कुछ है? पोजीशन लेना आप, क्या पोजीशन, ये आप क्या फरमा रहे हैं? आप पोजीशन लेते हैं, जरदारी साहब ठीक है, वो पोजीशन लेते हैं, नहीं जी फलां साहब, मैंने ये कब पोजीशन ली है? सारे ले रहे हैं यार। नहीं, अब मैंने ये पोजीशन, आपने 10 दफा इस प्रोग्राम में बैठ के कहा जी आइन की फलां शेख के तहत सदर साहब को तो आप पूछ ही नहीं सकते, नहीं यहाँ आप आके कह रहे हैं जी इसको, यार ये नजर आ रहा होता है, ये सारी बातें सामने होती हैं, चुप हमारी बहस कहीं और चली गई है। समी साहब, इन्होंने बड़ी संगीन बात कर दी है, मुझे इसका जवाब इनको देना होगा। इन्होंने, अगर मैं ये बात करूं कि आइन के अंदर एक आर्टिकल है जिसके तहत ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को ये इम्यूनिटी हासिल है, तो इसमें जरदारी की हमायत कहां से आ गई? मैं ये नहीं कह रहा, नहीं अभी आपने यही कहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बात, ये मैं असल में आपको आदत है कि मलफूफ अंदाज में, मलफूफ अंदाज में नहीं कहता। आपकी सारी, अभी ये कॉलर क्या कह रहे थे कि जी आप जाले ना बने। समी साहब, हम जो बोल रहे होते हैं शायद हमें अंदाजा नहीं होता, पीपल आर वाचिंग अस, वो हमारा एक इमेज बना रहे होते हैं, हमारे लफ्ज हमारी शख्सियत लिख रहे होते हैं कि हम कौन है और कौन नहीं। एक बात पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि आर्टिकल मौजूद है, सदर पाकिस्तान को मोस्टली आधे वकील ये कहते हैं पूछा जा सकता है, तो हमने आधे वक्त कहते हैं नहीं पूछा जा सकता। मैंने तो हमेशा ये बात, लेकिन मैं ये कहता हूं खुदा ऐसा कानून लाएं कि जो भी चोरी करे उसे पूछा जा सके। हमेशा मैंने यही बात कही है, लेकिन आप ये जो आपने जो बात की है ना, आपने तो एक डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया और जनाब आप इसकी हमायत कर रहे हैं। इल्जाम मैं नहीं, मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, लेट्स नॉट टेक पोजीशंस, हम जो रियासत के पिलर्स आपस में लड़ रहे हैं, हम रिपोर्ट करेंगे आज क्या हुआ, न्यूट्रल होके, बिल्कुल हां हमें पोजीशंस लेनी होंगी। अगर अवाम के हक में नहीं लेंगे, अवाम के हक में, हुक्मरानों के हक में नहीं, हमें पोजीशन सही काम की लेनी होगी। ये आप इस तरह की बात ना करें कि अगर हमेशा आपको फैसला सही करना होता है, अगर 10,000 आदमी अगर $60 मिलियन वहां पार्क किसी ने तो रखे हैं, वो ठीक रखे थे, किसी ने गलत थे, फिर तो उसको बुलाना चाहिए उसको। तो फिर इम्यूनिटी कैसे? इससे क्या ताल्लुक? फिर इम्यूनिटी कैसे? इसका क्या ताल्लुक है? फिर इम्यूनिटी इससे ताल्लुक है, इससे ताल्लुक मैं जो बार बार कहता हूं ना, अपनी पसंद के जालिम, अपनी पसंद के मजलूम, अपनी पसंद के मुजरिम, अपनी पसंद के बेगुनाह, ये ना करें। मैं लफाजी में लेकिन हम मेरी बात बात सुनिए समी साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूं कि आप कंफ्यूज ना करें। मेरा बात हो रही थी चीफ जस्टिस साहब की, तो उससे हटा के ये कहां ले गए? वही चाहिए, मैं इशू से नहीं हटना। इनका यही मुद्दा था, हमें इशू से नहीं हटना। बात आएगी, कभी जज की बात आएगी, कुछ और पॉलिटिकल पार्टी की बात आएगी, काजी साहब यही करेंगे, बिल्कुल इसी तरह उसको घेर घार के दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर कहेंगे बात हो रही है पोजीशन लेने की। नहीं, मेरी बात सुनिए काजी साहब, समी साहब, बात हो रही है पोजीशन लेने की, इस केस पे तो कोई पोजीशन नहीं ले सकता ना सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के मामले पर नहीं। क्यों चीफ जस्टिस साहब, वो अच्छा चीफ जस्टिस को इम्यूनिटी हासिल है? नहीं, कोई इम्यूनिटी हासिल तो फिर क्यों नहीं ले सकते पोजीशन? आपने क्या पोजीशन जिस रियासत में किसी को इम्यूनिटी नहीं है, हर शख्स बराबर है, तो किसी को क्यों? सदर साहब को तो है ना। नहीं सर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को आइन में दर्जा, उसको तब्दील कर दें। ऑफिस में सदर ही बैठा होता है ना, तब्दील कर दें ना भाई, आप उसको तब्दील कर दें, उसको आइन के अंदर आप तब्दील करेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, रहीम यार खान से महमूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं महमूद बुखारी अर्ज कर रहा हूँ जी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। जी जी, बात कीजिए। मैं दुनिया न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते भी कॉल की थी और किसानों के मसले के हवाले से बात की थी, और समी इब्राहिम साहब और काजी साहब ने मेहरबानी की और हमारे इस इशू को उठाया, और जिला रहीम यार खान के किसानों को दुनिया न्यूज़ की वजह से रिलीफ मिला। कल सेक्रेटरी इरिगेशन यहाँ पे तशरीफ लाए थे, और यहाँ की अब सूरत हाल थोड़ी सी मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पे पानी चोरी कल उन्होंने, ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, आप ऐसा कीजिए, अगर ये कोई इशू है आपका तो आप हमें इस पे ईमेल कीजिए, तो हम आपको इसका मसला है। जी जी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप बात करते हैं, ये रोज कर रहे होते हैं,
और इनका नतीजा भी कोई नहीं निकलना। मैं ये अर्ज कर दूं, ठीक, ये जो सियासी लोगों का ये असल अल्लाह की मखलूक के जो मसले हैं उनकी तरफ जरा तवज्जो अगर मीडिया दे तो बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम जितने आवाम के मसाइल की हमारे प्रोग्राम में बात होती है, शायद ही किसी प्रोग्राम में बात हो रही कि हम ये जो पानी का और किसानों का इशू है, इस पे हम, मेरे ख्याल में अगर वो हमें सुन रहे होंगे यकीनन, तो हमें एक ईमेल भेजें, हम उनसे बात करके इस इशू को एक प्रोग्राम में एक फार्मली हम इसको टेक अप आप हमें ईमेल कर दीजिए तो हम आपका जो मसला है किसानों का वहाँ पर पानी का अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फाटा की कि वहाँ के लोग किस तरह महरूमियों का शिकार हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फाटा की बात करेंगे। ये वो बदकिस्मत इलाका है 7 एजेंसियों पर मुश्तमिल जहाँ के लोग महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना तो यहाँ पर कोई रोज़गार है, ना ही कारोबार के मौके। यहाँ कारोबार का एक ज़रिया ज़रूर है, यहाँ पर स्मगलिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे लोग कारोबार करके अपना काम करके अपना जो है वहाँ पर पेट पालते हैं। काजी साहब, लोग एक सवाल पूछते हैं कि इतने अरसे से यहाँ की जो फाटा हमारा इलाका है पाकिस्तान का, इसे हम अपने से जोड़ क्यों नहीं सके? कोई कानून नहीं है वहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पर। शायद ये 1901 का कानून है, FCR जो उन्होंने बनाया था, और गोरों ने जो है ये इलाका उनके लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा। तो इस कानून का जो मकसद था, जो बनाया गया था, वो उनकी जो अपनी सेटलमेंट्स थी उनकी प्रोटेक्शन था। फिर हमने 1947 में उनसे ये इलाका ले लिया। हमारी नाकामी ये है कि 62 बरसों में हम इस इलाके को अपने साथ इंटीग्रेट नहीं कर सके। अब वहाँ की जो सूरत हाल है, अभी आपको इल्म भी होगा, आप देखेंगे, बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे से, कि वहाँ पे मुख्तलिफ मसलन जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास अजीब व गरीब इख्तियारात हैं। मसलन वो 3 साल से लेके उम्र कैद तक दे सकती है किसी को, और इसकी कोई अपील नहीं है। ये तो हालिया मिसाल डॉक्टर शकील आफरीदी वहाँ पे आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें ये मामला है कि वहाँ जो मालियाती, यानी अंग्रेज़ों के दौर में मैं पढ़ रहा था जब इस बारे में, तो अंग्रेज़ों के दौर में समी साहब वहाँ पोस्टिंग होती थी तो बंदे को अजाब हो जाता, उसको ज़्यादा पैसे देते थे कि जनाब जाएँ ज़रा वहाँ जाके नौकरी करें। यहाँ सिफारिशें करवा के जाते हैं। वाई? उसकी वजह यह है कि वहाँ बहुत ही ल्यूक्रेटिव, एक तो स्मगलिंग की आपने बात की, इसके अलावा कई कहानी है। मतलब वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जो ठेके दिए जाते हैं, उन ठेकों में कोई भी वो नहीं होता, टेंडर्स भरना, ये वो नहीं होता। उसके बाद ये भी मुबैना तौर पे खबरें आई कि वहाँ पे पोस्ट बिकती हैं, वो लगे हुए हैं, वो क्या बैरियर्स लगे हुए हैं वहाँ से, तो वो एक और फिर कुछ फंड्स हैं वहाँ पे। मतलब एक मैं पढ़ रहा था, उसका नाम है तीजा फंड, वो पता नहीं क्या है, इस नाम से वो लेते हैं इनसे जो ट्राइबल्स हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे वेलफेयर में मोहम्मद एजेंसी वेलफेयर फंड बना हुआ है, इसी तरह और किसी एजेंसी का वेलफेयर फंड बना हुआ है जिसकी कोई मुनासिब देखभाल नहीं है। तो लिहाजा ये बड़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट समझी जाती है। मगर मैं जो आपके सवाल की तरफ आता हूँ वो ये है कि हम क्यों नहीं जोड़ सके? जो यहाँ बैठ कर रोज समी साहब हम बात करते हैं, कैसे जोड़ेंगे? आप सड़कों के जरिए जोड़ेंगे, आप वहाँ पैसे, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ आप सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वहाँ जो ढांचा है, स्कूल लेके जाएंगे, कॉलेज लेके जाएंगे, फैक्ट्रियां लेके जाएंगे, ड्रोन लेके जाएंगे तो होगा। ये थी हमारा फेलियर। आज भी हम होश के नाखन ले लें। और फिर सबसे बड़ी बात, वहाँ जो रियल जेन्युइन वहाँ पे पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ रेवेन्यू है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ रेवेन्यू है। अगर हम उसको ही वो कर लें, अपने उस ट्रेड को ही रेगुलेट कर लें, तो वो हम कमा सकते हैं। हम कर रहे हैं, ये हमारे इशू। रुकावट क्या है? रुकावट आपके सामने है। 80 की दहाई से जब अफ़गान जहाद शुरू किया गया था, वो भी बैनुल अक़वामी इमा पर और अमेरिका की इमा पर ही किया गया था। वो मुसलमानों ने अपना उसको वो जहाद बन गया था। 80 की दहाई से लेके अब तक उस इलाके में सवाए क्लाशनिकोव की फायरिंग और इस कत्लो गारत के और कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ कोशिशें हुई, इतनी हुकूमतें आई, किसी ने नहीं की, लेकिन क्योंकि आपको ये पता है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो एक्ट नहीं कर सकती थी। वहाँ पर किसी सियासी जमात कोई बाज़ाब्ता तौर पर अपना दफ्तर खोल कर काम नहीं कर सकती थी। अब मैं ये कहूँगा तो काजी साहब फिर कहेंगे कि आप तो पीपल्स पार्टी के जाले हैं, फिर खफा हो जाएंगे। अब इस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट उसको अब मंजूर किया, वहाँ पर अब सियासी जमातों को काम करने की इजाज़त दी गई है। किसी भी हिस्से को आपने जब इंटेग्रेट करना होता है तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं, जो जंग के हालात हैं, जो ड्रोन जैसे इन्होंने कहा, काजी साहब ने उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अरबों रुपए का असला फेंक दिया हमने वहाँ पे, और 50 करोड़ रुपए भी अगर डेवलपमेंट में खर्च हो जाते तो इलाके के लोगों की ये हालत ना होती। कुछ एक डेलीगेशन आया था तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ दुनिया के दफ्तर में वज़ीरिस्तान से, और उनसे मेरा रब्ता रहता है, उन स्टूडेंट से। वो बच्चे जो थे वो 40-50 उस बैच से निकल गए,
तो उन्होंने कहा जी एक को भी नौकरी नहीं मिली। जहाँ पर हम जाते हैं हमें दहशतगर्द समझा जाता है। और तो और गवर्नर केपी के वहाँ पर गए थे, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये स्टूडेंट्स के लिए ऐलान किया था। वो मुझे परसों भी बता रहे थे कि वो जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जनाब वो सिर्फ ऐलान ही था। तो जब ये हालात हों तो कैसे आप किसी इलाके को इंटीग्रेट बिल्कुल। मास्टर अली शनवारी से हम बात कर लेते हैं। मास्टर अली शनवारी, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं किसकी क्या पोजीशन है, और जो स्मगलिंग के पैसे की जो बंदर बांट है वो यहाँ पर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है? जी, मैं इस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद हूँ। ये सरहद वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के लिए तिजारत के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बॉर्डर की पाकिस्तानी मईशत पर स्मगलिंग की वजह से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तुरखाम कस्टम हुकाम ने कैमरे की स्क्रीन के सामने ना आने की शर्त पर दुनिया न्यूज़ को बताया कि यहाँ कस्टम के जरिए रोजाना 2 करोड़ रुपए की तिजारत होती है, जबकि दीगर कबायली एजेंसियों में ये तनासब मुख्तलिफ है। कस्टम के जरिए महसूलात के पैसे कौमी खजाने में जमा होते हैं, जबकि स्मगलिंग से हासिल होने वाली आमदनी मज़कूरा महसूलात से कहीं ज़्यादा है। अवाम के मुताबिक स्मगलिंग के पैसे कौमी खजाने के बजाय हुकाम के जेबों में चले जाते हैं। स्मगलिंग के पैसों की बंदर बांड तुरखाम से शुरू होकर इस्लामाबाद के वानों तक होती है। अवाम के मुताबिक स्मगलिंग के पैसे कौमी खजाने के बजाय हुकाम के जेबों में चले जाते हैं। इसके अलावा फाटा में अडड का भी कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर बदनवानी और माली बेकायदगियों की एक लंबी फहरस्त है। जिस तरह इस फुटेज में साफ जाहिर है कि हिलकार बेखौफ व खतर ट्रक ड्राइवर से ज्यादा बदतवसूली का मुतालबा कर रहा है, जबकि ड्राइवर कम देने पर तुला हुआ है। बहरहाल दोनों की सरेआम बारगेनिंग उस वक्त खत्म हो गई जब बेहलकार के कान में एक खैरख्वाह ने बताया कि आपकी हरकत व सकनात के। मास्टर अली शनवारी ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, उन्होंने हमसे बात भी की थी। 2 करोड़ की तजारत, यही पैसा अगर हमारे शायद मैं यही बात कह रहा था कि ये जो एक तो आप इनको आप ट्रैप नहीं कर सके, इनको जोड़ नहीं सके, और अजीब। अच्छा देखें ना, अंग्रेजों के साथ तो उन्होंने नहीं जोड़ना था, उनके साथ तो ये लड़ते रहे, ये वह जगह थी जिसको वो फतह नहीं कर सके। मगर हम तो फतह करने नहीं गए थे, हम तो उनके कौम, हम तो हमारी तो वो कौम है, ठीक है ना, एक यानी मजहबियाती तौर पे भी हमारा एक उनके साथ है और एक कौमी एतबार से भी है। मगर हम अगर जब उनके पास वसाइल लेके जाते, उनको इंटीग्रेट कर लेते, ये समी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। ये अजाब जो लोग कहते हैं नो ये 1980 का वो कोल्ड वार का इशू नहीं है, या तो हम फिर फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, या फिर मौसूफ की कुछ जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जिनका उनकी ज़हनी सेहत पे शक करना चाहिए। ये वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद हमने यहाँ ये क्लाशनकोफ बोई, यहाँ पे हमने बम बोए, धमाके बोए, और वो हमने लाहौर में भी काटे और काट रहे हैं। सही, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, अजीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, समी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चीफ साहब कोई नोटिस ना लेते तो ये सब सारे चैनल्स पे ये होना था जी चीफ साहब सो गए, लेकिन अब अगर उन्होंने ले लिया, उसको घर से निकाल दिए, 18 साल से बड़ा बच्चा हो जाए तो बाप की जिम्मेदारी नहीं होती। आप लोग पता नहीं किस तरह उसको करने तो दें कोई काम, मतलब पहले से रोकना शुरू कर देते हैं कि जो होते उन्हें खराब कर दिया काम कर। दूसरा ये कि आप लोग ये जितने एंकर आते हैं इसमें दूसरे चैनल्स पे, वो सारे बंदे इकट्ठे बोलना शुरू हो जाते हैं, और हम लोग कुत्तों की लड़ाई तो नहीं देखनी कि सुनता कुछ भी नहीं, कि 3-3 बंदे इकट्ठे बोल रहे होते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजीम आपका। अच्छा, इन्होंने ये जो बात कही कि उन्होंने खुद नोटिस ले लिया, और इस असल तो बात ही है कि कोई इसका कंप्लेंट नहीं था, और अगर कोई किसी को शिकायत होती तो उसके बाद हुकूमत उसको इन्वेस्टिगेट करती और फिर जज साहब के पास आता। अब जज साहब ने खुद नोटिस लिया, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। सवाल सिर्फ इतना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस बैठे हुए हैं वो भी उतने ही साहिब इज्जत और उतने ही किरदार के मालिक हैं। सिर्फ एक शख्स तो पूरी अदलिया का कोई गारंटी नहीं कर सकता, तो चाहिए ये था कि वो दूसरे जजेस को दे देते। और फिर मैं एक बात करता हूँ कि जी 18 साल के बच्चे को उन्होंने घर से निकाल दिया। बात यह है कि जो इल्ज़ामात है, किसी ने वो तफसील पढ़ी है? इल्ज़ाम यह है कि अहले खाना 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो गए हैं बैरूनी ममालिक के दौरों पर, और हज़ारों डॉलर खर्च हुए हैं होटलों पर आने जाने पर। तो वो किसने खर्चा किया? क्या घर वालों को ये नजर नहीं आ रहा था? अब ये जब मीडिया में इतलात आई है तो लेकिन अभी तो इसके अगर मेरा बच्चा है घर में, एविडेंस आना बाकी है शाजिया, अगर मेरा बच्चा है घर में और वो एक लेविश स्टाइल से जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास मुझे पता होना चाहिए कि वो गाड़ी जो उसने ली है उसके पैसे कहाँ से आए हैं, और जो मेरे अहले खाना अगर बाहर दौरे कर रहे हैं तो इतने हजारों डॉलर कौन उसके पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। फिर ये एक आज ये भी खबर छपी हुई है, एक सहाफ़ी है वो बड़ा उनको हज़रत उमर से तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं, और कि जनाब बड़ा उन्होंने ये काम किया है, बड़ा उनके साहबजादे को इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम लिखा हुआ है अपनी स्टोरी में। सवाल ये पैदा होता है कि
कि जी वो जो एक उन्होंने खर्च कर दी थी रकम लंदन में बहरिया टाउन के किसी ने ऑफिसर ने, तो वो उनका कोई एक और जैद नामी आदमी है, उसने वो पे कर दी थी। और वो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए कि वो बाहर जो थी वो मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो इसलिए उन्होंने खर्च कर दिए। तो भाई इसका मतलब तो ये और आ गया, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है कि आप वहां पर पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर यहां पर आप उसकी पता नहीं किस अंदाज से पेमेंट कर रहे हैं। ये तो एक और यानी वो मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था जो शायद उनके साहबजादे को बचाने के लिए लिखा गया था, उसी में यह साबित किया जा रहा है कि एक और चार्ज कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप और जो दूसरे जज हैं उनको ये मुकदमा दे दें और वो फैसला कर लें। इनकी मुझे किसी बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस इशू को ये ना बनाया जाए कि कोई गल नहीं तुसी भी तो साडे वर्गे हो। डोंट गिव दिस कलर टू दिस। ये जो करप्शन है चाहे वो रियासत के किसी पिलर में भी है, इसमें ये क्या हो रहा है कि यार आप एक्सपोज हुए हैं उसको भी एक्सपोज कर दो। दिस शुड नॉट बी द अच्छा, स्पिरिट। इसमें एक साजिश का एलिमेंट भी आ रहा है। नो ये लोगों को ये बताएं। मैं ये कहता हूं कि इसमें अच्छी बात क्या जो मैंने शुरू में कही थी, अगर कहीं है या नहीं है, मेरे पास सबूत तो नहीं है, मेरे पास तो खबरें आ रही हैं या अखबार में लिखा हुआ है, तो अनकवर हो रहा है। ये जो है पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, इधर से उधर उधर से इधर, दोनों करप्ट है। तो अगर दो पिलर्स के या दो जो इदारे हैं उनके हेड्स या उनके अंदर कोई लोग ऐसे हैं जिन पे करप्शन का इल्जाम साबित होते हैं या है, तो उनको सामने ले आए। बिल्कुल। ये अच्छा। किसी एक का डिफेंस नहीं बनना चाहिए, मुझे सिर्फ ये बात किसी दूसरे का वो नहीं बनना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बात बता दें, कंप्लेंट है जी कि चीफ जस्टिस के साहबजादे ने पैसे लिए हैं, कंप्लेंट है, पता करें, टॉक शोज में आया। बिल्कुल। अब जज साहब सवाल क्या कर रहे हैं, ये जो बहरिया टाउन है कितने लोग इसको देखते हैं, करोड़ों का चेक कौन लिखता है, वो 10 के 10 अफसर सामने आ जाएं। यानी ये तो स्क्रूटनी उन्होंने जिस जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है उस तरफ शुरू कर दी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये तो मामला अरसलान की इंक्वायरी का था, ये कोई उस बहरिया टाउन की इंक्वायरी का तो नहीं था। अब आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप ना समी साहब, आपके मीडिया में बहुत से सवाल उठे, वहां बहुत सारे जर्नैल भी आए हुए थे, वहां पे सिर्फ इनके साथ ही लिंक साबित नहीं आए, और लोगों के साथ भी सामने आए, प्रेसिडेंसी के साथ भी उनका लिंक सामने आया। तो ये एक बात, अब क्या आप मुहद्दब अदसे के नीचे इस तरह तो नहीं, एक इश्यूज आ रहे हैं, उनकी जेहतें सामने आ रही हैं, तो उसको ओपन होने दें, खुलने दें, फैसला होगा। आज फिर उसमें हो रही है उसकी लेट थिंक कम्स आउट, सामने आ जाए। और मैं वही बात कहूंगा कि कॉलर ने कहा था टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप ब्लैकमेल ना करें बिजनेसेस को। आप अगर आप जज हैं, आप बैठे हुए हैं, और मिसयूज भी ना करें रियासती कवानीन। अब आप बोलने नहीं देते। वो कॉलर ने भी कहा कि मुसलसल बोलना शुरू, मैं अगर खत्म कर लूं तो फिर बोल लीजिएगा। बोले आप एक बिजनेस के हवाले से आप सवाल, यानी इल्जाम है अरसलान पर कि उसने पैसे लिए, तो आपने उस बिजनेस की स्क्रूटनी शुरू कर दी। आप करें स्क्रूटनी बिजनेस की, लेकिन दैट शुड बी एंगल। क्या हर एंगल कैसे होगा? ओ भाई कैसे होगा हर एंगल? कैसे उनसे भी तहकीक वही करेगा जिस पर जो मुल्ज़म जिस पर इल्जाम है। लेकिन उनसे भी तो पूछना है ना, कैसे पैसे दिए, कब दिए, पूछना नहीं है। आप ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं साहब, आप ऐसे, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि इल्जाम सदर साहब पे भी है, हम उन्हें पूछ ही नहीं सकते। कानून है, आइन बड़ा मुकद्दस, आइन बड़ा मुकद्दस हो गया है। और एक इतना बड़ा मर्द मैं कहां मुकाबला कर सकता हूं? जहां आइन से जब हम ये कहते हैं, और फिर बोलने भी नहीं दिया जा रहा, जब हम कहते हैं कि 73 के आइन में यार ये रोटी कपड़ा मकान भी लिखा हुआ है, हाँ वो तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो बड़ा जरूरी है, जो वो इम्यूनिटी मिली, वो बहुत जरूरी है। मतलब ये ना करें। मैं माफी चाहता हूं, मुझे अंदाजा जरूर, आपसे भी माफी चाहता हूं, क्योंकि आज तो आप सुनने के लिए बात तैयार नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग निकलवा लेते हैं, देख लेते हैं ज्यादा कौन बोला है। मैं बोलती हूँ, मेरी बारी है बोलने की, आगे बढ़ना है, खबरें रह जाती हैं हमारी रोज। अच्छा, मियां वाली की खबर है, वो जो 500 रुपए चोरी के इल्जाम में उन्होंने पीपल्स पार्टी के ग्रुप ने तशद्दुद किया, वो जाम भाग हो गए। जी हाँ, वो एक बड़ा अलमनाक ये वाक़या, 500 रुपए की चोरी का मामला था और इल्ज़ाम था कि चोरी उसने की है। उसको तशद्दुद किया गया, इतना उसको मारा गया कि वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जब लोगों ने एहतजाज किया उस पर, तो पुलिस आई सड़कें क्लियर करवाने के लिए, तो डीएसपी साहब ले गए तमाम जो हंगामा करने वाले थे मस्जिद में और कहा कि मैं, अब देखें ना, अब चीफ साहब ने भी कल कुरान शरीफ रख लिया सुप्रीम कोर्ट में, फैसला हो रहा है जब अरसलान का, बाकी और किसी मुकदमे में नहीं, उस मुकदमे में कुरान शरीफ सामने रख लिया, क्योंकि उन पर सवाल उठाया जा रहा था कि आपके बेटे आपके सामने। मैं अगर मुझे बात कर लेने दें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अब अगर इजाजत दे दें। इजाजत। अच्छा, फिर अब डीएसपी साहब भी मस्जिद में ले गए और कहने लगे कि जी मैं FIR दर्ज करूंगा। और क्या हुआ, लोग बेचारे चले गए, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। वो अगर नुमाइंदे हमारे लाइन पर हैं, अगर आप उनसे पूछ सकें कोई लेटेस्ट इस पे, शायद अब पर्चा दर्ज हो गया हो। उमर, कोई अपडेट मिली, कोई पर्चा दर्ज हुआ? जी बिल्कुल, FIR
दर्ज हो गई है जी। डीएसपी सर्कल ने मस्जिद में हलफ दिया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद ही अहले इलाका ने एहतजाज को खत्म किया है क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के हल्का पीपी 44 के कैंडिडेट हैं जी। इन्होंने सिर्फ 500 रुपए की चोरी पर अपने मुलाजिम को सही, शुक्रिया, से जलाया। बहुत शुक्रिया उमर फारूक चलें, आपका। ये तो सिर्फ डेवलप- 500 रुपए की चोरी। हाँ देखे ना, इसमें ये है कि सिर्फ 500 रुपए की जो इम्यूनिटी नहीं थी ना उस बेचारे हाँ, बेचारे को को, immunity उसको इम्यूनिटी हासिल होती, किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा होता तो उसकी जान भी तो छूट बच जाती। जाता। ये अच्छा। है ना डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, एक और आपकी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, वो डच कंपनी जो 2023 में मरीख पर बस्तियां बसाने का जो मंसूबा हाँ बना शाजिया, रहे हैं। ये मैं आज Very देख रहा था interesting। जब, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसका नाम है मार्स 1 और इसको जो है ना सपोर्ट करने वाले एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर हैं जेरल्ड टी हूफ्ट, वो कह रहे हैं जी कि इसकी पॉसिबिलिटी है। मगर मुझे जिस बात ने, एक तो आपको ज़रा वो मजीद ने कहा था ना कि ज़रा शकोह दो आलम के गुंबदों में लर्ज, फिर जो तेरा फैसला जो तू चाहे। एक तो एक तहय्युर की कैफियत होती है ये सोच के कि इंटरप्लेनेटरी जो आपने सफ़र करना है, बीच में न जाने क्या गुफाएं आएंगी और क्या दुनिया होगी। मगर मैं और बात पे मुझे बड़ी इंट्रीग हुई। पहले मैंने सोचा बड़ा अच्छा है, बड़ी ज़मीन होगी, वहाँ पर जाएंगे कुछ, फिर मुझे जहन में आ गया कहीं ये बत्ताखोर वहाँ ना चले जाए, कहीं पे ड्रोन मारने वाले वहाँ ना चले जाएं। ये जो ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इतनी हमें खूबसूरत ज़मीन दी है और इतनी उजली कायनात है जिसमें हम जो गंद डाली चले जा रहे हैं, तो क्या ये लेके हम वहाँ भी जाएंगे? तो पहले तस्खीर कायनात से पहले तस्खीर लालच कर लें, तस्खीर हिर्स कर लें कि 60-70 साल की ज़िंदगी है और जिन चीज़ों पे कब्ज़े की नफ्सियात से हम बाहर नहीं निकलते। कराची पे है तो कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, इधर है तो कुछ, और आबादियाँ मर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात थी। मगर अभी ख़बर में ये भी था कि अभी ये एक साइंस फिक्शन की तरह लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि हर वो साइंस की जो एक कामयाबी या ईजाद है, एक ज़माने में वो साइंस फिक्शन की तरह ही होती है। मगर अगर तो हम इस दुनिया को वहाँ जाने से पहले 2023 तक ठीक कर लें और कोई अच्छी चीज़ें वहाँ लेके जा सकते हैं, अगर तो हमने यही कानून और यही इम्यूनिटियाँ और यही इल्ज़ामात और यही मुकदमे लेके जाने हैं, तो मेरे ख्याल में यहीं रहने दें। और अगर वहाँ कोई मखलूक है तो वो भी कहेगी जनाब आप उधर ही ठहरें, बड़ी मेहरबानी। चलिए, बहरहाल 2023 काजी में साहब, बड़ा आपके लिए टाइम तो है बड़ी बड़ी बातें, मरीख, डच गवर्नमेंट, बड़े बड़े मसाइल आपकी दिलचस्पी का है। मैं तो वो सोच रहा था उन कोहिस्तान की खवातीन के बारे में, 5 खवातीन के बारे में जिन्हें कल सुप्रीम कोर्ट में लड़कों ने बताया कि उनको कॉन्फ्लिक्ट है कत्ल अभी कर खबर दिया में। हाँ जी, गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? ये कोई कहता है इंतजामिया कत्ल हमेशा हो छुपाने गया, की कोशिश करती है, झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि जनाब 40-50 बंदे तो इन्होंने भेजे थे हमें मारने के लिए, और फिर कर वो 2 हेलीकॉप्टर गए वहाँ पर, और इंतजामिया कह रही है कि जी वो हमें नहीं मिले। नुमाइंदा भी हमारा ये बता रहा था कि वो कल लैंड नहीं कर सके। अब 1 बजे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश करें। अब वो पता चल जाएगा कि ये भी वो जो दोहरी शरीयत के सर्टिफिकेट की तरह के जी हमने 2008 में बंद ख़त्म कर दी थी, तो पता चला कि अब अप्लाई किया है और अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला। वो मैं रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला साहब की बात कर रहा हूँ। और अब ये आज कहाँ, वो खुदा करे कि ये सारी बातें गलत हों, खुदा करे कि वो बच्चियाँ वो जिंदा हों। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर फराज, आज 1 बजे तक पेश करने का हुक्म भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 खवातीन को। क्या पता चल पाया? अभी तो इसी कश्मकश में लोग हैं कि पता नहीं वो खवातीन जिंदा हैं या उन्हें कत्ल कर दिया गया। क्या अपडेट्स हैं? उमर, आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी, आवाज़ आई है उमर की। जी उमर, मुझे लगता है उमर को आवाज़ नहीं आ रही है। हम एक और खबर डिस्कस कर लेते हैं, भलवाल में जो अगवा होने वाली बच्चियां थी। भाई साहब देखें टाइम कि शॉर्ट है। एक शख्स था, उसकी 2 बच्चियां, वो एक मदरसे में, उन्होंने जामे मस्जिद में, मौलवी हफीज़ साहब हैं वहाँ पर, उनके पास उन्होंने पढ़ाना शुरू की। तो वो बच्चियाँ गायब हो गई 15-20 दिनों के बाद। तो पर्चा दर्ज करा दिया कि इन्होंने बच्चियाँ अगवा कर ली हैं। उनको भी गिरफ़्तार किया गया, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। शरीफ आदमी थे बेचारे। लेकिन ये पता चला 1.5 महीने के बाद कि जनाब वो तो उनके अपने भाई के घर से जंग में से लड़कियां बरामद हो गई, और ये सब कुछ मौलाना साहब को बदनाम करने के लिए, उनको फंसाने के लिए ये सारा काम किया गया था। अब आप मुझे ये बताएं, एक तो बड़ा आसान होता है कि हम फौरी तौर पर ये जो हमारे मजहबी अकाबरीन है, ये एक यानी किसी ज़माने में मौलवी एक इज़्ज़त का निशान होता था। आज कुछ उनकी भी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात भी आती है ना तो हम उनको बदनाम करने के लिए पूरे उस इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश कर दिया है नाम ले लेके, और हम कहते हैं कि उनसे तो अच्छाई की तवक्को ही नहीं। अब इस केस में देखें, जब ये वाकया आया होगा, खबरें जब चली, तो वो मौलवी साहब कितने बदनाम, वो जी मौलवी कर दी हैं, मौलवी हैं, लेकिन अब आखिर में निकला किस कदर ये एक इन्हतात की बात है जो आप जिक्र कर रहे थे। इसमें जहाँ पर बड़े बड़े लोग इस सारी कार्रवाइयों में खराबियों का बायस हैं,
हमें भी देखना चाहिए कि बतौर इंसान, बतौर हमारा इंडिविजुअल फर्ज क्या है? हम क्या कर रहे बिल्कुल। हैं, हमारी क्या देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी एक कम्युनिटी को हमेशा मुर्द इल्जाम ठहरा देते हैं। ठीक। हर तबके में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, और अगर चंद लम्हे हो तो दो खबरें हैं, एक वो जो और टाइम शॉर्ट है। खुदकुशी की एक नौजवान ने खत्म हो वहाँ, गया टाइम, और बिल्कुल एक वो बताएं। जो चंद बच्चों को लेके वहाँ पहुँच गया। तो मैं सिर्फ ये, अगर आप मरीख पर ना जाते तो टाइम अर्ज मौजूद करता था इन हूं, खबरों के लिए। अगर इन वहाँ भी गरीब आदमियों की मरीख खबरों के पे कोई खोसा हाउस होना है और 10 बच्चे लेकिन बेचने के लिए उन्होंने किसी ने मरीख से आना भी जोड़ दिया है, तो खोसा खुदा के हाउस लिए को। ये ना करें। और ये जो मुकदमे हैं हमें बख्श दें, हमारे अवाम के काम करें। हम जरूर ये खबर डिस्कस ये हमें करेंगे। हमेशा इन जो अवाम के लिए नॉन इश्यूज हैं उनमें ना उलझाए कल- रखें। और सॉरी, हम कल इन खबरों को जरूर कायद साहब डिस्कस वादा करेंगे। करता हूँ मुझे कि बोला चीफ जा रहा है कि जस्टिस टाइम साहब खत्म और हो किसी गया। आर्मी जर्नल ब्यूरोक्रेट के बारे में कभी को बात नहीं करूंगा। बहुत नहीं, आप शुक्रिया। जरूर बात करें। मैं तो आप खफा हो जाते हैं, नहीं करूंगा बिल्कुल। आप बिलावजह मुझे जर्नलों के साथ नथी कर रहे हैं। मेरी जो उनके बारे में राय है आप निजी तौर पर चलिए बेहतर जानते प्रोग्राम का हैं। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।